एससी सेकेंड सेमेस्टर कैसे आप लोग? बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं 50 वर्ड्स की सीरीज। जैसा इसके पहले एग्जाम 4-6 सेमेस्टर के एग्जाम में जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो ज्यों का त्यों आया। अब आपकी बारी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मैटर लिख दिया जिससे आपका टाइम बच जाए। तो पहला टॉपिक है एल्डोज एंड कीटोज क्या है। तो ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से है, यूनिट से आपके पास। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कोई एक यूनिट बनाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो मोनोसेकेराइड। 2 यूनिट बनाता है तो डाइसेकेराइड, 3 ट्राइसेकेराइड, ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमने एल्डोज और कीटोज क्या है तो डिफिनीशन देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट सच एज मोनोसेकेराइड। इसका हाइड्रोलाइसिस एक तरीके से कहिए कि एक यूनिट हो पाती है। Contains CHO group is known as aldose and which contain keto group is known as ketose। कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसमें CHO ग्रुप लगा है तो उसे क्या कहेंगे? एल्डोज। अगर उसमें कीटो ग्रुप, ऐसे CO ग्रुप, दोनों तरफ ये कार्बन की इधर चेन आ जाए इसके चारों ओर, यहाँ पर चारों ओर नहीं दोनों तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। कीटोन में इसको कहेंगे कीटो ग्रुप, और इधर इसको ऐसा दिख जाए तो क्या कहेंगे? CHO ग्रुप। तो अब कहा गया कि जिसमें CHO ग्रुप होगा उसे एल्डोज कहोगे, जिसमें कीटो ग्रुप होगा उसे कीटोज कहोगे। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा होता है और फ्रक्टोज में क्या लगा होता है? कीटो ग्रुप लगा होता है, तो इसे एल्डो हेक्सोज बोलेंगे, इसे कीटो हेक्सोज बोलेंगे। कीटो ग्रुप लगा है तो जितने कार्बन है उसमें ओज जोड़ देते हैं, तो 6 कार्बन वाला होता है, जैसे C6H12O6, ये भी C6H12O6। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? CHO ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। तो याद रखना कि मोनोसेकेराइड दैट कंटेन CHO ग्रुप आर नोन एज एल्डोज, इफ कंटेन CO ग्रुप देन नोन एज कीटोज। एग्जांपल सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज एल्डोज, फ्रक्टोज इज ए कीटोज। नोट करो, बस ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ाना हमने। एग्जाम में कैसे 50 बस लिख देना भैया, जल्दी नोट कर लो। आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखो, अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ईपीमर। ध्यान से सुनो। पहले हमने कहा कि ग्लूकोज और मैनोज आपस में ईपीमर है और इनको C2 ईपीमर कहते हैं। ये क्या बला है C2 ईपीमर? पहले हम आपको समझाते इसका स्ट्रक्चर बना के। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे CHO बनाओ और 6 कार्बन ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन लगा दो। अब ये नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो ना? तीसरे पे OH लगाओ बाएं और बाकी OH किधर लगा दो? दाएं। ठीक है, और ये अच्छा लगा दो तो बैलेंसिंग क्लियर हो जाती है। अब इन स्ट्रक्चर में एक ऐसा कार्बन देखो जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। तो देखो इधर H है, इधर क्या है? देखो OH है, इधर CHO, ये पूरा इधर ग्रुप आ गया। तो एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप, जैसे H, OH, CH3, इधर हमने कुछ Cl लगा दिए, ये 4 अलग अलग इसमें कार्बन है। तो ऐसे इसमें 4 अलग अलग ग्रुप है इस कार्बन के चारों ओर, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखो तो यहाँ ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब मैनोज क्या होता है? वो भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन ये दूसरे पे जो OH लग रहा है इसमें लेफ्ट हो जाता है ऐसे। लेफ्ट आओ देखो, अब देखो ये एसिमेट्रिक कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन, तो 1 और 2, तो ये C2 पे डिफर कर रहे हैं, तो इन्हीं को आपस में क्या कहते हैं? ईपीमर कहते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक इसका है मैनोज का स्ट्रक्चर। तो डिफिनीशन क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफर कर रहा है एट ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, केवल एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम में डिफर करे, तो दूसरे पे ये दोनों डिफर कर रहे हैं, इज नोन एज ईपीमर। ग्लूकोज एंड मैनोज कैसे ईपीमर है? इज C2 ईपीमर। C2 ईपीमर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एक इसका है मैनोज का स्ट्रक्चर है, तो आपस में क्या है? C2 ईपीमर है।
एक ऐसे गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज वो C4 पे अलग हो जाता है, OH इधर इधर इधर, तो इसको C4 कहेंगे, ईपीमर कहेंगे। बस यहाँ 1 2 3 4 OH इधर, इसको इधर कर दो, बस क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, गैलेक्टोज में। तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईपीमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर which differ in configuration at only one asymmetric carbon atom is known as ईपीमर। अब आपको हो गया ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, तो कहा गया जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा दे क्लॉकवाइज, उसी को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव दो प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रोरोटरी और लियोरोटरी। तो सीरीज बाद ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, दो टाइप होते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो। तो उस पर चर्चा नहीं है, केवल ईपीमर याद रखो। फिर इसको आप नोट आउट करिए, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, शॉर्ट सा है। चलो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एनोमर। एनोमर क्या है, पहले हम बात को समझेंगे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब आपने क्या करना, पांचवें का एच हटा के इसके ओ से जोड़ देना है ऐसे, और यहाँ से इसको जोड़ देना है ऐसे। देखो तो जो नया OH ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ये राइट साइड है, राइट है, तो इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर ये तोड़कर यहाँ जोड़ो, जो नया OH ग्रुप जनरेट हो वो किधर आ जाए, लेफ्ट साइड आ जाए। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड आ जाता है उसे कहते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो याद रखना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और क्या, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक बार फिर आपको समझाते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड हो तो उसको कहेंगे अल्फा, लेफ्ट साइड हो तो कौन सा बोलेंगे, बीटा। तो कहा गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच डिफर एट एनोमेरिक कार्बन, जो ये कार्बन पर डिफर कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। विच डिफर एट एनोमेरिक कार्बन इज नोन एज एनोमर। जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोमर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बीटा होता है ना, बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, एनोमर। तो बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप क्या करें, नोट आउट करिए, 1-2 बार देखिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, पहले हम बनाते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरा एमिनो ग्रुप होता है। ये H+ डोनर होता है, ये H+ एक्सेप्टर होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये H+ यहाँ से जुड़ जाता है, तो ये H+ डोनर और ये वाला H+ एक्सेप्टर। जब ऐसा करता है तो ये यहाँ पे NH3+ CH2COO-, यही जो डाईपोलर आयन है इसी को क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, डाईपोलर आयन ऑफ एमिनो एसिड is known as ज्विटर आयन। तो ये डाईपोलर आयन को ही ज्विटर है। इट इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। अब चलो एसिडिक मीडियम में अगर चले या रिएक्ट करे एसिड से, तो देखो ध्यान से,
ये है NH3 प्लस CH2CO माइनस लगा है। जब कोई एसिड आएगा तो वो H प्लस देगा, एसिड से रिएक्शन कर H प्लस देगा, तो H प्लस यहाँ के जुड़ जाएगा, तो ये केटायनिक फॉर्म में आएगा, केटायनिक ज्विटर आयन। और अगर ये बेसिक मीडियम में देखा जाए, बेसिक देखो इस बार लिख दे रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, इससे पहले लिख देते थे टाइम बचता था आपका। तो बेसिक मीडियम क्या हो जाएगा, NH3 प्लस CH2CO माइनस। अब कोई बेस आएगा, अभी आप बताओ, तो ये माइनस में रिपल्सन, इधर H प्लस देगा अट्रैक्शन, तो वाटर बना देगा यहाँ पे, और ये एनायनिक मीडियम आ जाएगा, एनायनिक ज्विटर आयन होगा, एनायनिक ज्विटर आयन। अब कहा गया एक ऐसा pH, द pH एट विच ज्विटर आयन cannot move toward electrode is known as isoelectric point। बस कोई ऐसा pH जिस पर ये इलेक्ट्रोड की तरफ न मूव करे, जैसे बैटरियां है ना, इधर पॉजिटिव है पोल, इधर निगेटिव पोल, यहाँ ज्विटर आयन है, इसमें करंट फ्लो करवाओ, ना इधर जाए ना इधर जाए, किधर भी ना जाए, तो वो डाईपोलर आयन में है, उसे ज्विटर आयन कहेंगे। और जिस pH पे ये गति नहीं करेगा उसी को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, लेकिन हमने 50 वर्ड्स में लिखना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट आउट करिए, एक दो बार बैक करके वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जानते हैं ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो अब प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कहा गया कि कोई एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लेकिन केमिकल कंपोजिशन ना चेंज हो, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे हम लोग दूध से दही बना ले, पनीर बना ले, ये फिनोमेनन सब क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है क्वार्टरली, तो प्राइमरी अनचेंज रहता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अनचेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अनचेंज्ड इन डीनेचुरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अनचेंज रहता है। अभी क्या है डीनेचुरेशन, तो नेचर जो है उसका नेचुरल चीज डिलीट करते हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, डीनेचुरेशन। तो कहा गया ये प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन। बिना केमिकल कंपोजिशन को अफेक्ट किए इसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज है, उसे क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड चीज बाय मिल्क। अब क्या होता है, इस केस में इंट्रोपी बढ़ जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो जो कॉइलिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं, प्रोटीन को बांधे रखते हैं, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, इंट्रोपी बढ़ जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अनचेंज होता है। तो बड़े छोटे छोटे टॉपिक एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं हम, कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में कैसे लिख पाओ, ठीक है, उतना ही टॉपिक जो लिख पाए, इसको भी अब नोट आउट करिए, जल्दी करिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हैं, एक इलास्टोमर क्या है, तो इलास्टोमर्स आर नोन एज रबर। तो इलास्टोमर को क्या समझो, रबर ही समझो। तो इलास्टोमर्स है एबिलिटी टू स्टेज करते हैं विथ हाई स्ट्रेंथ के तहत क्या करते हैं, स्टेज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल पॉलीब्यूटाडाइन टायर ट्रेड्स में यूज किया जाता है, जैसे SBR का टायर यूज किया जाता है। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कि इलास्टोमर्स क्या है, प्लास्टिक टाइप से भी पूछ सकता है आपसे। तो ये पॉलीमर के पार्ट्स हैं एक तरीके से।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन आर बेसिकली पॉलिएस्टर है, था समझ रहे ना। एपॉक्सी रीजन आर, याद करो, एपॉक्सी रीजन आर बेसिकली पॉलिएस्टर्स ऑफ 1,2 एपॉक्साइड सच एज इथाइलिन ऑक्साइड। तो देखो ऐसे एपॉक्साइड बोला जाता है, ऐसे कार्बन की चेन हो, उस पर उसके साथ रिंग में क्या आ जाए, ऑक्साइड आ जाए, ऑक्सीजन, एपॉक्साइड बोला जाता है इनको। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो यही क्या है, एपॉक्सी रेजिन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके लिए। बड़े छोटे छोटे मैटर, मैं वो मैटर दे रहा हूँ जहाँ से आप एग्ज़ाम में आप जल्दी याद कर पाओ, याद हो जाए आपको बस मैटर, और कुछ नहीं। नोट करिए इसको, पूरा वीडियो 2-3 बार आप देखो, याद हो जाएगा। तो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एजोडाई। डाई क्या है? डाई इज ए कलर सबस्टेंस। ये कलर सबस्टेंस है, जैसे हेयर पर डाई किया जाए, कपड़े पर डाई किया जाए, तमाम प्रकार के अदर सोर्सेज हैं इसके। बट कहा गया कि डाई इज कलर कंपाउंड, कलर ये लाता है किसी के ऊपर। एजोडाई इज अ टाइप ऑफ डाई, ये डाई का टाइप है दैट कंटेन एजो ग्रुप। एजो ग्रुप क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग आ जाए तो उसी को एजोडाई कहते हैं। तो ग्रुप एज ए क्रोमोफोर, क्रोमोफोर जो कलर कंटेनिंग हो, कलर लाइक बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग। जैसे एग्जांपल लो, हमने 2 एरोमेटिक रिंग बनाना है, ठीक है, तो रिंग तो बना रहे हैं, ऐसे देखना यहाँ। अब ये 2 एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग बना लिया हमने, OH लगा दिया, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक टाइप है एजोडाई का, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। और एक बना देते हैं, देखो इसमें एजो ग्रुप लग रहा है, यहाँ देखो ये है, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये भी एजोडाई है, इसका कलर होता है येलो। तो सीधी सी बात है, डाई क्या है? कलर सबस्टेंस है। एजोडाई इज ए टाइप ऑफ डाई दैट कंटेन एजो ग्रुप। ये एजो ग्रुप है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे 2 एरोमेटिक रिंग के बीच में लग जाए तो ऐसे डाइज को क्या कहेंगे? एरोमेटिक। जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और क्या, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी आप नोट करिए। टू द पॉइंट दे रहे हैं, आप बार बार वीडियो को देख लो, चलते चलते देख लो, एग्जाम से पहले आधे घंटे देख लो, काम बन जाएगा एग्जाम में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। यूनिट सेल क्या है? तो सॉलिड 2 टाइप होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये जो पार्टिकल है ना, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट में जाएंगे ऐसे। और अगर कहा गया एमॉर्फस में क्या होता है? ऐसे रेगुलर ना होकर बीच में आ गया, फिर इधर ज़्यादा कम हो जाता है। तो रेगुलर फैशन में जब पार्टिकल जुड़ते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इसमें जो रेगुलर फैशन में जब क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण होता है तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसके यूनिट सेल कहते हैं। तो एक और 3D, जिसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, 3D बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल हमने बनाया है। इसके पास कॉर्नर कितने होते हैं? 8, फेस कितने होते हैं? 6, और ये जो एंगल बनता है उसको इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल। ये जो पॉइंट्स इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है जो यूनिट सेल होती है वो सिंपल यूनिट सेल होती है और सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार की होती हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल पाया जाएगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो जो कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर पे यूनिट सेल पाया जाएगा। इन सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ये आमने सामने वाले जो फेस है उसके एंडिंग पॉइंट पे क्या पाया जाएगा? पार्टिकल पाया जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, ओनली डिफिनीशन आप इसको क्या करिए? नोट कर लीजिए। टाइप भी जरूर लिखिएगा एग्जाम में। चलिए देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। जब कोई यूनिट सेल हम लोग बनाते हैं तो जो इसके फेस, 2 फेस जहाँ जुड़ते हैं उसका जो एंगल होता है उसको इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। अब इसको कैसा भी तोड़ मरोड़ दिया जाए ना तो इसका एंगल नहीं चेंज होगा।
उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। तो जैसे हमने ये यूनिट से लिया, ये 120 डिग्री की एंगल है, फिर इसको डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ भी 120, फिर डिस्टर्ब किया 120 है, तो यहाँ एंगल नहीं चाहिए, जो कांस्टेंट है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। ये क्रिस्टलोग्राफी के लॉ है। तो इसको किसने दिया, अकॉर्डिंग टू स्टीनो, एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग फेस ऑफ ऑल टाइप ए गिवन सबस्टेंस ग्रोन नंबर ऑफ वेराइटी। एक वेराइटी नंबर ऑफ वेराइटी में से क्या करो, आगे बढ़ाओ, जैसे चेंज कर रहे हैं, ऑफ कंडीशन हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कंडीशन हो, कोई कंडीशन लगा दो, उस पर डिस्टर्ब करो इसको, तो एंगल नहीं चेंज होगा। यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। बिल्कुल इसको आप नोट आउट करिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसको थोड़ा सा आप सुनो, अच्छे से सुनना कि शुगर क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और नॉन शुगर क्या होते हैं, वैसा नहीं होते। तो हमने शुगर दो टाइप करना है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो टालिन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करे तो कहेंगे डोज, सुनो ध्यान से याद करो, डोज शुगर व्हिच रिड्यूसेस टालिन एंड फेलिंग सोल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, and those sugar which do not reduce toluene and failing solution are known as non reducing sugar। जो टॉलिन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जो नहीं ऐसा करेगा उसे क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, रिड्यूसिंग है। और नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। एग्जाम में लिखना लिख लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं 60 नोट्स बनाऊंगा। एग्जाम में कुछ ही कर लो, घंटे ही बचे हैं, लेकिन वीडियो आप देखिए, बनिए, इस वीडियो को लगातार देखिए। इसमें हमने 10 क्वेश्चन पढ़ा है, इसी पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी लाएंगे, 60 नोट्स बताएंगे, लॉन्ग भी बताएंगे आपको। आप एक एक घंटे देख करके मौज से एग्जाम को दीजिए, नो टेंशन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल वीडियो को देखने के लिए आप शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो निश्चिंत रहिए, वीडियो आपके पास मिल रहा है, आप देखिए पूरा, 1 2 3 बार देखिए, 4 5 बार देखो। ये न पढ़ने से अच्छा है आप इसको पढ़ो, देखो वीडियो, मोबाइल देखते हैं देखो इसको, और एग्ज़ाम में जाओ, देखो कितना फ़ायदा होता है। पूरे क्वेश्चन टच कर जाएंगे। अब उम्मीद और विश्वास है, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल एक बार इस बात के साथ कि सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या मैटर आपको चाहिए। जैसे इसके पहले वीडियो हमने बनाया तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए, बाकी आपके ऊपर है। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।